नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ टिप। तो ये क्या होता है, देखो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर एक मैग्नेट है ये वाला, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और इसमें घुसेगा। यानी अगर इसको हम बनाए, एक बात जरा ध्यान से देखो, ये क्या होगा, ये अगर एक मैग्नेट है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, यहां से घुस रहा है। अब इमेजिन करो ये हमारे अर्थ में डाला हुआ एक मैग्नेट है और ये रहा हमारा अर्थ का क्रस्ट, जहां पे हम लोग खड़े हैं। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे सीधा पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं से घुसा है एक एंगल बना के और कहीं पे डूबा है एंगल बना के। कहीं पर भी पैरेलल नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक जगह पैरेलल दिख रहा है। वही ये वाले पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। बाकी किसी पॉइंट पे भी देखोगे तो हमेशा एंगल बदलता हुआ ही दिख रहा है ये। यानी इसका इफेक्ट क्या होगा, अब इसको रियलिटी में समझते हैं। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, जिस जमीन पे खड़े हैं, इमेजिन करो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, या रियलिटी में अगर देखें हम लोग तो हमारे ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा है यहाँ पे, वो हमारे पैरेलल ही जा रहा है, जमीन का पैरेलल ही जा रहा है। ये बहुत ही कम चांस है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे निकला होगा, नॉर्थ पोल पे। मैग्नेटिक नॉर्थ से निकला होगा, निकला नहीं, वहां पे रुका होगा, क्योंकि वहां पे मैग्नेट को कैसा डाला गया था, उल्टा डाला गया था। यानी हमारे अर्थ में जो मैग्नेट कंसीडर किया गया वो कैसा ऐसे है, उसमें मैग्नेटिक साउथ पोल से निकला होगा लाइन और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में रुका है। क्योंकि जो मैग्नेट पकड़े थे उसके पोल्स क्या थे, उल्टे थे। यहाँ था साउथ पोल, यहाँ था नॉर्थ। तो इसीलिए मैग्नेटिक कंपास जो होता है हमेशा साउथ पोल की तरफ फेस करते हुए हम लोगों को मैग्नेटिक नॉर्थ में पहुंचा देता है। डायग्राम को दोबारा देखने में समझ में आ जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग देखें कि एक जगह से निकल रहा है और एक जगह पे घुस रहा है। तो रियलिटी में हम लोग को क्या, ये तो फ्लैट लैंड जैसा दिख रहा है, हम लोगों को फ्लैट लैंड है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो कहीं दूर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला है ऐसे करके और यहाँ से गुजर गया। तो या तो तीन चीजें हो सकती है, या तो हमारे पास से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, या तो हमारे पास आके ऐसे घुस रहा है, या तो हमारे साथ पूरा पैरेलल जा रहा है। हर एक केस में अब एक बात बताओ, हमारे पास अगर एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया यहाँ पे, जो मैग्नेटिक कंपास है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही फॉलो करता है। तो ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा या थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, ऐसे या ऐसे। तो बात यहाँ पर ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके झुकते हुए निकल रहा है, झुकते हुए ढुक रहा है, तो ये भी बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए निकलेगा और ढुकेगा। अगर एग्जांपल के तौर पर समझ जाओ, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इतना चौड़ाई हमारा पृथ्वी है, यहाँ से निकला है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे रुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे तो हमारा मैग्नेटिक कंपास कैसा दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे आ जाए तो हमारा मैग्नेटिक कंपास ऐसे रहेगा पूरा पैरेलल, और यहाँ पे आए तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा मैग्नेटिक कंपास में ये फैसिलिटी नहीं है कि ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे रोटेशन दिखाता है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूमता है, ऐसे करके दिखाता है। मैग्नेटिक कंपास को देखोगे तो ऐसे रखा रहता है, हमेशा ऐसे ही दिखाता है, कभी ऐसे नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा मैग्नेटिक कंपास उस वक्त गलत रीडिंग दिखाता है, क्योंकि वो क्या करना चाहेगा, ऊपर उठना चाहेगा, बट जैसे ही ऊपर उठेगा, ऊपर में लगाया हुआ है कांच, ग्लास लगाता है, उसमें टकरा जाएगा और जब घुसेगा, हिलेगा इस तरफ, तो फ्रिक्शन के कारण वो पूरा फ्री नहीं घूम पाएगा जितना कि वो घूमना चाहिए। सेम हैपेंस जब इधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, तो नीचे जो ग्रेडिंग्स दिया रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा रहता है, उसमें घिस जाएगा, लग जाएगा, और जब घुमाएंगे उसको तो नॉर्थ पोल को सही से शो नहीं कर पाएगा, बिकॉज नीचे वो फ्रिक्शन से घिस रहा होगा। तो इसके लिए हमको एक अलग तरीके का मैग्नेटिक कंपास बनाना पड़ेगा, जो हमको सिर्फ वर्टिकल प्लेन में ही, यानी वर्टिकल प्लेन में ही ऐसे करके हमको मूवमेंट दिखा पाए, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन में। तो ऐसा एक कंपास बनाया गया, इसका नाम दिया गया डिप सर्कल। डिप सर्कल हमारे टॉपिक पर उसका नाम अगर लिख दे इंक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी लिख सकते हो, या फिर एंगल ऑफ डिप। तो इसी के लिए बनाया गया डिप सर्कल। डिप सर्कल क्या करता है, हम लोग को कैसा दिखता है, ज्यादा कुछ भयानक सा डिवाइस नहीं है, एकदम सिंपल सा डिवाइस है। एक
लंबा सा डंडा यहाँ पे लगा दो, एक स्टैंड बना दो जिसपे खड़ा रहे, ये यहाँ पे एक छेद कर दो और वही मैग्नेटिक कंपास जो वो नीडल जो मैग्नेटिक कंपास में लगा था वही मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे ऐसे और एक रेफरेंस के लिए ये हॉरिजॉन्टल एक रॉड यहाँ पे लगा दो, यहाँ से यहाँ तक का एक एंगल मेजर करने वाला ग्रेड सिस्टम का एंगल लगा दो। अब इसको कहीं भी रख दो। हमारे जैसे प्रीवियस एग्जांपल में ये था हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड और मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर था। अब मान लो एक डीप सर्कल लिया, डीप सर्कल को हम यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन में जैसे ही रख देते हैं तो या तो वो नीचे झुक जाएगा या तो ऊपर झुक जाएगा। तो एक काम किया जाता है यहाँ पे, या तो इसके ऊपर भी ऐसे ही करके बना देते हैं ताकि ऊपर अगर झुका रहे तो उसका रीडिंग मिल जाए, या तो इधर भी ऐसे करके निकाल के बना दिया जाता है, क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा तो यही से तो नीचे जाएगा ही, तो यहाँ से भी अगर हम मेजर कर सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये एंगल दिख जाएगा हमको कि यहाँ पे इतना उठा हुआ है, यहाँ पे इतना झुका हुआ है। तो एंगल ऑफ ये डीप सर्कल है, ये डीप सर्कल हम लोगों को वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट दिखाता है या फिर इसके मूवमेंट का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों चीजें कंफ्यूज मत करना। मैग्नेटिक कंपास यानी डिक्लिनेशन में प्रीवियस केस में मैग्नेटिक कंपास या डिक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में था और उसका एक्सिस वर्टिकल था। मान लो ऐसे गाड़ दिए तभी तो ऐसे गोल घूम जाएगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन इस केस में ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है तो इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। तो एक्सिस ऑफ प्लेन को ध्यान रखना कौन सा बात बोला जा रहा है। तो ये डिप सर्कल क्या करेगा, हमको बता देगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में कितना उठा है या कितना झुका है। समझ में आ गया? इतना ही यहाँ पर भी हमारे लिए दो डेटा दिया जाता है। आइसोक्लिनिक लाइन इसको कहा जाता है। आइसोक्लिनिक लाइंस नाम बिल्कुल मतलब बिल्कुल वही है, नाम में थोड़ा फर्क है। यानी ऐसे दो जगह हैं, टू प्लेसेस वेयर द एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन आर सेम। दुर्गापुर में हम लोग खड़े खड़े यहीं पे इंक्लिनेशन अगर मापते हैं तो सपोज आया 10 डिग्री, तो दूसरा जगह चले जाओ, पानागढ़ में चले जाओ, वहां पे जाके अगर देखोगे कि वहां पे भी इंक्लिनेशन माप रहे हैं तो भी आ गया सब कुछ सेम। अगर ये 5 डिग्री हुआ तो भी 5 डिग्री पकड़ लेते हैं। तो ये दोनों जगह पे हम जो लाइंस मिलेंगी मैग्नेटिक मेरिडियंस को क्या बोलेंगे भैया? आइसोक्लिनिक लाइंस। यानी whenever the angle of dip या inclination at two places have same dip, then we can say those lines are isoclinic lines. या फिर एक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइंस वो लाइन होता है जिनका एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन 0 डिग्री का होता है, यानी बिल्कुल ग्राउंड से वो पैरेलल होते हैं। यानी उनका ये जो मेजरमेंट है ये कहाँ रहेगा? एकदम ऐसे रहेगा, ग्राउंड से पूरा पैरेलल रहेगा। तो उनका 0 डिग्री का डिप रहेगा एंगल, और आइसोक्लिनिक लाइन का सेम एंगल ऑफ डिप रहेगा। 0 डिग्री का डिप कहाँ पाया जाता है? ये तो इजीली मिल जाएगा। इक्वेटर पे अगर चले जाओ, मैग्नेटिक इक्वेटर पे अगर चले जाओ तो तुमको जाहिर सी बात है, अगर ये मान लीजिए पूरा ग्लोब है ऐसे करके, तो ये ग्लोब में अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है और यहाँ घुस रहा है तो एकदम बीच में ही तो होगा जहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टली जो अर्थ के कर्व के साथ ऐसा कर्व मैच करेगा और दोनों के दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक इक्वेटर जो है वहां पे अगर खोजोगे तो तुमको दिख जाएगा यहाँ पे एक्लिनिक लाइंस। हमारे इंडिया में भी मैग्नेटिक इक्वेटर जिसे कहते हैं, इंडिया का त्रिवेंद्रम से शायद गुजरता है, इंडिया से ही गुजरता है वो। तो वहां पे जाके अगर मेजर करोगे डिप सर्कल तो टोटली यहाँ पे 0 डिग्री का डिप दिखा है, पूरा पैरेलल दिखा है। सो दीज आर आइसोक्लिनिक लाइन एंड योर इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग को इतना मालूम है कि ये थोड़ा तो डिप दिखाएगा, अगर किसी जगह पे एंगल ऑफ डिप अगर दिखा इसका या इंक्लिनेशन अगर दिखा तो वहां पे कुछ और भी चीजें होती है जो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे
Let me draw the diagram which we drew in the declination part. वो डायग्राम बहुत जरूरी है। ये मान लो हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक प्लेन। इसको लाइन भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक लाइन या मैग्नेटिक प्लेन। और इसी के साथ हम लोगों ने बनाया था जियोग्राफिकल प्लेन, यानी जियोग्राफिकल मेरिडियन में यहाँ पे तुम प्लेन लिख सकते हो, जियोग्राफिकल प्लेन। नाउ यहाँ पे ये जो एंगल था, ये एंगल था थीटा, दैट मींस डिक्लिनेशन। और अभी अभी हम लोगों ने जो देखा कि मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक प्लेन, जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा था, दिस मतलब मैग्नेटिक प्लेन, प्लेन ये भले ही रहे, लेकिन कॉम्पास जो था हमारा डिप सर्कल, वो मान लो नीचे थोड़ा दिखा रहा है या ऊपर दिखा रहा है। प्लेन तो यही रहेगा ना, इस प्लेन में तो ऊपर नीचे कहीं भी दिखा सकता है। तो इस प्लेन में मान लो हमारा डिप सर्कल जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, डिप सर्कल। तो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग बी से रिप्रेजेंट किए तो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां पे रहेगा? इस तरफ रहेगा। और इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर करना, वर्टिकल से मत मेजर करना। तो ये जो एंगल दिख रहा है ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप, इसका सिंबल होता है ऐसे डेल्टा का साइन। ये हो गया हम लोग का ऐसे करके डेल्टा का साइन, यानी ऐसे करके दिखा देगा। ये हो गया एंगल ऑफ डिप। यहां तक समझ में आया सबको? मैग्नेटिक मेरिडियन से ही वाला मेजर करेंगे हम। फिलहाल के लिए ये जियोग्राफिकल मेरिडियन या जियोग्राफिकल प्लेन जो है इसको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान दो। इसको अगर हम लोग और बढ़िया से बनाए तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाना जरूरी पड़ता है, ये जानने के लिए कि ये है इसके पीछे। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन में ही अगर हम इसको रेजोल्यूट करते हैं, ये तो एक वेक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसको रेजोल्यूट करें तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा। तो जो कंपोनेंट इसका वर्टिकली मिल रहा है उसको नाम दे देंगे पी वर्टिकल, और जो कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टली मिल रहा है उसको नाम दे देंगे बी हॉरिजॉन्टल। बी वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल। तो बी हॉरिजॉन्टल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी कॉस थीटा, नॉट थीटा, डेल्टा, कॉस डेल्टा। और बी वर्टिकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी साइन डेल्टा। ये रिजोल्यूट करना तो हम लोगों ने क्लास 11 में ही सीख लिया था। ये बहुत बढ़िया से ध्यान समझना, क्योंकि आगे जाके यही कंफ्यूजन होगा। एक और चीज हम यहाँ पे करेंगे तब याद रखना, बी का रेजोल्यूशन जो हम लोग किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेन में है, यहाँ पे। और ये वाला भी यहाँ पे थोड़ा मोटा करके बना देते हैं ताकि ये चीज समझ में आ जाए। ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं इसमें जियोग्राफिक प्लेन की कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो इसको अभी नेग्लेक्ट कर दो, इसको भी नेग्लेक्ट कर देना, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन पे ध्यान दो। तो इस प्लेन पे हमारे पास एक वेक्टर है जो इस तरीके से पॉइंटेड है, यहाँ पे एंगल बना रहा है कुछ, तो जाहिर सी बात है इसका ये एंगल डेल्टा है, ये बी है, इधर हो जाएगा बी कॉस डेल्टा और इधर हो जाएगा बी साइन डेल्टा। तो नॉर्मल वेक्टर कहता है।
वही चीज हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज बहुत अच्छे से समझना। तो आगे जाके हम लोग और भी कुछ मिलाएंगे, ये वाला पार्ट भी उसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग। यही पे अगर चाहो कोई बोले कि तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, तो व्हाट इज द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो जरा। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सब बचपन से कर चुके हैं। tan डेल्टा अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू, मान लो ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ये ट्रायंगल अगर हम पकड़ लिए तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, एंगल हो गया तो ये हो जाएगा इसमें परपेंडिकुलर, यानी किसी का पैरेलल वेक्टर इधर लगा दो, यानी BV बाय BH, इसको अगर हम लोग लिखें तो हो जाएगा B cos डेल्टा बाय B sin डेल्टा, यानी BV cos H डेल्टा है। तो सबको मालूम ही है यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चाहो तो cos डेल्टा भी निकाल सकते हो, चाहो तो sin डेल्टा भी निकाल सकते हो। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, इसी में हमारा काम बन जाएगा। तो और यहाँ से हाँ ये भी निकाल सकते हैं, अगर बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, तो B सीधे सी बात है, B इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये क्या है, रिजल्टेंट है ये और ये वेक्टर का, तो B इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर प्लस 2BH BV cos। अब ये जो cos देंगे ये किसका एंगल है, ये नाम हम नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिंपल बता दे रहे हैं। यहाँ जो देता है एंगल, वो एंगल किसके बीच होना चाहिए, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए। फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स में, यानी यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, BV और BH के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो cos 90 तो 0 होता है, तो वैसे ही ये टर्म पे उड़ जाएगा। तो वहां पे नाम देने की जरूरत नहीं है, बेकार में पैरामीटर्स बढ़ाते नहीं है। बस ये वाला फार्मूला अगर फॉलो करोगे तो हम लोग भी निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे टू डीप, अपरेंट डीप, छोटा सा टॉपिक है, वो भी हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। पहले इसको देख के समझना यहाँ पे।